यस, और नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर ऑन अ रेजिस्टेंस। एक वायर को स्ट्रेच करने का रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एरिया और लेंथ दोनों ही चेंज होते हैं। रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच का रिलेशन जनरली हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट एक कंडीशन है व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट एक कंडीशन है व्हेन लेंथ इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एरिया कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और लेंथ कांस्टेंट होगी तो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। बट स्ट्रेचिंग वाला केस एक ऐसा केस है जहाँ पर ना तो लेंथ कांस्टेंट है ना ही एरिया कांस्टेंट है। तो अगर लेंथ और एरिया दोनों ही कांस्टेंट ना हो तो उस वाले केस में रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया पे कैसी डिपेंडेंसी होगी, उसके लिए हम यहाँ पर ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर ऑन अ रेजिस्टेंस, एक वायर को स्ट्रेच करने का रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उस न्यूमेरिकल्स में स्ट्रेचिंग वर्ड यूज़ होता है। एक तो जो कॉमन वर्ड यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल में, एक तो स्ट्रेचिंग वर्ड यूज़ होता है, कंप्रेसिंग, एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। या वॉल्यूम कांस्टेंट वाला हमारा टर्म्स यूज़ होती है, मास कांस्टेंट टर्म्स यूज़ होती है, रिकास्ट एक टर्म्स यूज़ होती है, ड्रॉवन आउट एक टर्म्स यूज़ होती है। तो ये टर्म्स हमारी यूज़ होती है इस पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है। सो कंसिडर अ वायर हैविंग लेंथ L1 and area of cross section A1 and having the resistivity rho. So the resistance of this wire is given by R1 equal to rho L1 upon A1. Now we are stretching it. जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने में इसका एरिया और लेंथ दोनों चेंज होंगे। लेंथ तो इंक्रीज होगी और एरिया यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो एरिया और लेंथ दोनों ही चेंज हो रहे हैं। सो नाउ फाइनल लेंथ बिकम L2 एंड फाइनल एरिया बिकम A2। देन जो रेजिस्टिविटी है वायर की हमारी सेम ही रहेगी। सो इन द सेकेंड केस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रिटन एज R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब R2 की वैल्यू क्या होगी उसके लिए हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड किया तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 डिवाइड बाई रो L1 अपॉन A1। रो से रो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग वाले केस में हम यहाँ पे बोल रहे हैं इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग द मास इज कांस्टेंट, दैट मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डेंसिटी, इसको डेंसिटी को डी से लिख रहे हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है ही सही, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब V1 इज इक्वल टू V2। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। इट मीन्स A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, A1 A1 इक्वल टू L2 A2 L2 यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया। ठीक है, अब हमको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी निकालनी लेंथ के ऊपर कि लेंथ का रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेंथ पर डिपेंडेंसी निकालनी तो हमको एरिया को हटाना पड़ेगा। एरिया को हटाने के लिए यहाँ पर हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू L2 अपॉन L1 आती है, जो कि हम यहाँ पे रखते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने L2 अपॉन L1 यहाँ पे रखी, तो ये हमारे पास आया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। और जनरली हम इसको फिर ये लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग वाले केस में रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता, रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। सेकंड केस, अगर हम एरिया पे डिपेंडेंसी निकालनी तो यहाँ से हमको लेंथ को हटानी पड़ेगी। अगर रेजिस्टेंस एरिया पे कितना डिपेंड कर रहा है इसके लिए आपको लेंथ हटाना पड़ेगा। तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू हम यहाँ से A1 अपॉन A2 यहाँ पे रख देंगे। तो L2 अपॉन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 की जगह हमने A1 अपॉन A2 रखा इंटू A1 अपॉन A2। सो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। एंड R2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, इसका मतलब रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। So we can say that resistance is inversely proportional to square of area. And so in terms for the case of area, stretching, the relation between resistance and length is that R is directly proportional to L square, and relation between resistance and area is R is inversely proportional to A square. अब एरिया जनरली हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 या डायमीटर की पावर 4। तो ये डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की आती है स्ट्रेचिंग वाले केस में लेंथ पे, एरिया पे, डायमीटर पे, रेडियस पे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी हमारे
न्यूमेरिकल्स में हम अगर हम देखें तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। नाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो R2 की जगह L2 स्क्वायर, R1 की जगह L1 स्क्वायर और R1 की जगह L1 स्क्वायर इंटू 100। एरिया का अगर हम क्वेश्चन देखें तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। नाउ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। R2 को हम यहाँ पे 1/A2 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस R1 को 1/A1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 को 1/A1 स्क्वायर इंटू 100। अब एलसीएम लिया यहाँ पर तो A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर एंड A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और 1/A1 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से पैटर्न में क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ we will discuss the one question based on this, that if the question हमारे पास if radius of a wire decreases by 25% keeping volume constant then find percentage change in resistance। अगर हम एक वायर की रेडियस को 25% डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो वायर इज डिक्रीजेज बाय 25%, रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीजेज बाय 25% मीन्स फाइनल रेडियस इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस माइनस 25% ऑफ इनिशियल रेडियस, ठीक है। डिक्रीजेज बाय 25% का मतलब हो गया फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल माइनस 25% ऑफ इनिशियल, एंड R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 25% ऑफ R1, और ये हो जाएगा R1 माइनस 25 अपॉन 100 ऑफ R1। 25 से 100 हमारा 4 टाइम कट हो गया, सो R2 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 3R1 अपॉन 4। R2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 3R1 अपॉन 4। एंड इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग द रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 यहाँ पर होता है, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज हम निकालेंगे तो R2 माइनस R1 परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब ये इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, जैसे R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर वाले में ये वाला रिलेशन आता है, सिमिलरली R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 में ये वाला रिलेशन आएगा कि R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 डिवाइड बाई R2 की पावर 4 इंटू 100, ठीक है। R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 अपॉन R2 की पावर 4 इंटू 100, एंड ये हो गया R1 की पावर 4 माइनस R2 की जगह 3R1 अपॉन 4 इसकी पावर 4 अपॉन 3R1 अपॉन 4 इसकी पावर 4 इंटू 100, ठीक है। इसके बाद हम सोल्व करके लिख लेंगे इसको, जो भी आंसर हमारा फाइनल आंसर है दैट इज़ अ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इतना रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज है।